पहली बात तो इतनी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या को हाथ तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी सेना में ऐसे ही दौड़ के चले जाते, वो मिट्टी के नीचे दफन हो जाते। फिर वो बंदा आकर यहाँ भारत में और यूनिवर्सिटी जला के चला गया। ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं कि यूनिवर्सिटी लानता जला के चला गया, लेकिन जो 70 से भी ज्यादा विद्यालय हुआ करते वो किसने जलाए? अमरावती कौन गया? महाराष्ट्र कौन गया? बौद्ध स्तूपों को किसने खत्म किया? वो तो सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को जला के चला गया ना, आपके हिसाब से अगर हम माने तो बात। तो ये जो है किसी न किसी षड्यंत्र के तहत किया गया कार्य है। सभी दोस्तों का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर स्वागत। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय की खासियत बता देता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। विश्व में इतना बड़ा विश्वविद्यालय ना पहले था ना आज तक कोई है। नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के लोग हमारे भारत आया करते थे पढ़ाई करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 से भी ज्यादा छात्र पढ़ाई करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 2,000 से भी ज्यादा शिक्षक हुआ करते थे। 1600 से भी ज्यादा शंकराचार्य हुआ करते थे। तो फिर इतना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय और हमारा अखंड भारत, इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी जनसंख्या, फिर आखिर एक व्यक्ति आकर के भारत में कैसे उस विद्यालय को जला के चला गया? तो साथियों, ये बात बड़े सोचने वाली है कि इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश जरूर है। उस समय हमारा भारत गुलाम भी नहीं था। उस समय हमारा भारत अखंड भारत था। इतनी ज्यादा जनसंख्या थी। फिर नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे एक व्यक्ति आकर के चला करके चुपचाप से चला गया और लोग कुछ कर नहीं पाए, कुछ हुआ नहीं। और इस विश्वविद्यालय के बारे में एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि 70 स्कूल और भी थे हमारे भारत में, लेकिन वो 70 स्कूल और वो विश्वविद्यालय, उनके बारे में कहीं भी इतिहास में किसी भी सिलेबस में कोई जिक्र नहीं है। या किसी साजिश के तहत ये सब कुछ नष्ट किया गया, इन सबको खत्म किया गया। आपको यह समझना पड़ेगा। इसके बारे में 2-3 कहानियां बताते हैं लोग। पहले मैं इनकी कहानी बताता हूं, उसके बाद इसकी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। तो आप YouTube में ज्यादा से ज्यादा कहीं भी खोज के देखें। मैंने खुद भी अभी इससे पहले वीडियो देखा, सब जगह एक ही कहानी है बख्तियार खिलजी की। बख्तियार खिलजी भारत आया और विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर चला गया। और कुछ लोग बताते हैं कि बख्तियार खिलजी की उस समय 17-18 वर्ष की आयु थी और 20-22 घोड़े लेकर के आया। एक छोटी सी सेना उसके पास थी और पंजाब दिल्ली से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए और नालंदा यूनिवर्सिटी होते हुए जलाते चला गया। मतलब कोई अर्थ ही नहीं था इस बात का। इतना बड़ा भारत, अगर जैसे आज हमारा भारत में कोई व्यक्ति आए ऐसे अपनी सेना लेकर, पहली बात तो अंदर घुस नहीं सकता। अगर घुस भी जाएगा तो क्या पूरा भारत घूमते हुए चले जाते हुए एक चीज को आग लगाकर जला के बाहर निकल जाएगा? कैसे निकल जा सकता है? कैसे जा सकता है? ये एक सोचनीय विषय है। इसमें कहीं कहीं से कुछ न कुछ षड्यंत्र जरूर है। तो दोस्तों, उस समय बताते हैं बख्तियार खिलजी जब किसी भी तरीके से सही नहीं हो पाया, तब उसी के उनके ही किसी व्यक्तियों ने बताया कि भारत में एक नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसके प्रोफेसर राहुल श्री भद्र जी हैं। उनसे अगर आप मिलिएगा तो आपकी तबीयत 100% सही हो जाएगी। तो बख्तियार खिलजी जब राहुल श्री भद्र से मिले, जब वो प्रोफेसर थे नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिकल साइंस के, तो उनसे जब मिले तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं आपसे इलाज कराऊंगा, लेकिन भारत की पद्धति से बनी हुई कोई भी दवाइयां नहीं खाऊंगा। अगर आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है मुझे सही करने के लिए, तो हम अपने हकीमों से दवाइयां मंगाएंगे। आप उन्हीं में से कोई एक दो जो भी आपको चाहिए जरूरत के हिसाब से वो दवाई सिलेक्ट करके आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन मैं भारत की बनी दवाइयां नहीं खाऊंगा। तो राहुल श्री भद्र जी ने उनकी बात को स्वीकार किया
और उन्होंने बात मान ली। तब इलाज के दौरान 1 डेढ़ हफ्ते बाद राव श्री भद्र जी ने उनको एक पुस्तक दी, कुरान, क्योंकि बख्तियार खिलजी कुरान को पढ़ते थे और राव श्री भद्र जी को ये बात मालूम थी कि जब भी वो कुरान पढ़ते हैं तो उंगली को जीभ में लगा के उसके पेज को पलटते थे। तो उनको पता था पहले कि उनकी दवाइयों से फर्क नहीं होगा, तो उन्होंने अपनी दवाइयों को कुरान के उस किताब के पेजों पर उसका लेप लगा दिया, इतनी बारीकी से कि ताकि पता ना चले। और वो कुरान की जो किताब है वो जो है बख्तियार खिलजी को दे दी और कहा आप इसका एक एक पार्ट रोज करिए, आपकी तबीयत में कुछ सुधार हो जाए। जब 1 आध महीने गुजर गए तब बख्तियार खिलजी को लगा मैं तो स्वस्थ होने लग गया, लेकिन आचार्य ने मुझे कुछ दिया भी नहीं, कुछ खिलाया भी नहीं, फिर मेरे शरीर में इतना सुधार कैसे। तो जब उसने पूरी जानकारी ली कि आखिर मैं किस तरीके से सही हुआ, तब जांच में पता चला कि राव श्री भद्र जी ने कुरान की किताब में दवाइयों का लेप लगा दिया था। इस वजह से आप जब भी पेज पलटाते तो आप उंगली को जीभ में लगाते, जिसकी वजह से शरीर में दवाई जाती और आप स्वस्थ हो गए। और उसको ये बात हजम नहीं हुई और उसने जो है भारत में आकर विश्वविद्यालय को आ गया। यह मैं नहीं, यह एक कहानी बताती है जो कि हर यूट्यूब चैनल में आपको जाकर मिल जाएगी। कोई भी व्यक्ति इतनी सी बात के लिए दूसरे देश जाकर क्या उसको जला के चला आएगा। और दूसरी कहानी इसमें बताते हैं, सेम कहानी है लेकिन उसमें एक शर्त इधर से रखी गई है। बताते हैं कि जो मेडिकल साइंस के प्रोफेसर राव श्री भद्र जी थे, उन्होंने उनके बख्तियार खिलजी से एक शर्त रखी थी कि अगर आप भारत के इस पद्धति से अगर इलाज करने से सही हो जाते हैं तो आपको हमारे साथ मिलकर इस विश्वविद्यालय को जलाना पड़ेगा। ये 2 कहानी होगी, ऐसे 1-2 नहीं, कई सारी अलग अलग कहानियां आपको यूट्यूब चैनल में कहीं पर भी न्यूज में आपको ये देखने को मिलेगा। हो सकता है इतिहास की किताबों में भी आपको यही दर्ज कराया होगा कि बख्तियार खिलजी ने इस तरीके से जलाया था। लेकिन एक बात सोचने वाली है दोस्तों, हमारा इतना बड़ा भारत, अखंड भारत, जिसके वंशज सम्राट अशोक के वंशज रहे, इतने बलशाली, तो इतना बड़ा भारत, इतनी जनसंख्या, एक व्यक्ति 17-18 साल की आयु का 22-24 घोड़े लेकर के आया, सीधे नालंदा विश्वविद्यालय भी नहीं गया, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होते हुए नालंदा विश्वविद्यालय गया और चारों तरफ से बंद किया और अंदर एक सेना घुसाई, आग लगाया और जल दिया और 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जलती रहा। 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय चला। अब एक छोटी सी बात यहीं पर सोचनी है कि आज जैसे जिस स्थिति में हमारा भारत है, उस स्थिति में कोई व्यक्ति विदेश से आकर ऐसा करके चला जाए तो ये क्या सच्चाई घटना या कुछ सच मानने वाली बात है? पहले तो बॉर्डर से अंदर नहीं आ सकता, वहीं मारा जाएगा। इतना जब शक्तिशाली देश हमारा उस समय था, उसके बाद अंदर भी आ गया तो वापस नहीं जा सकता। अगर वो आ गया, उसने आग लगा भी ली, पहली बात तो इतनी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या को हाथ तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी सेना में ऐसे ही दौड़ के चले जाते, वो मिट्टी के नीचे दफन हो जाते। फिर वो बंदा आकर यहाँ भारत में और यूनिवर्सिटी जला के चला गया। ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं कि यूनिवर्सिटी नालंदा जला के चला गया, लेकिन जो 70 से भी ज्यादा विद्यालय हुआ करते वो किसने जलाए? अमरावती कौन गया? महाराष्ट्र कौन गया? बौद्ध स्तूपों को किसने खत्म किया? वो तो सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को जला के चला गया ना, आपके हिसाब से अगर हम माने तो बात। तो ये जो है किसी न किसी संयंत्र के तहत किया गया कार्य है, इस बौद्ध की धरती को खत्म करके इसमें कुछ और साजिश जो है की गई है। जब एक अंग्रेज कई सालों बाद भारत आया इसकी खोज करते हुए, तब उसने बताया कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा यहाँ पर पढ़ के गए थे। तब जाके पता चला कि यहाँ पर इतना बड़ा विश्वविद्यालय भी हुआ करता था कोई, जहाँ पर विदेशों से आके लोग पढ़ा करते थे। फिर जब खोज की तो इन लोगों ने, किसी ने भी उनको खोज करने के लिए मना कर दिया गया। फिर जब वो वापस अपने देश गया तो वहाँ से उनकी किताबें, जब यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था, यहाँ की किताबें, यहाँ का नक्शा, मैप सब लेकर के आया भारत, और तब जाके उसने खोजना शुरू किया तो ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर के उसको रोक दिया। उस समय धीरे धीरे हमारे भारत में अंग्रेज पैर पसार रहे थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, ब्राह्मणों को पैसे का लालच दे करके उनकी जमीनें खरीद ली। खरीदने के बाद वहाँ पर खुदाई की, तब जाके नालंदा विश्वविद्यालय दिखाई दिया थोड़ा थोड़ा, और उसका उल्लेख, उसका जिक्र आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको पूरा का पूरा जो है
ब्राह्मणवादियों ने इसको दबाने की कोशिश की, बौद्ध धर्म को खत्म करके इस देश में हिंदू धर्म को जो है लाने की पूरी कोशिश की गई। तो दोस्तों, ये एक सोचनीय विषय है कि इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास भारत का, और इनकी इतिहास में यह भी लिखा गया है कि हमने तो समुद्र में भी रोक लगा दी गई थी, भारत से कोई भी व्यक्ति विदेश नहीं जाया करता था। उस समय हमारे भारत में गुरुकुल हुआ करते थे, जबकि आज तक भारत में किसी भी गुरुकुल का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो गुरुकुल नहीं, बल्कि वो वही विद्यालय हुआ करते थे जो अशोक सम्राट के समय बने हुए थे। जब हमारा नालंदा विश्वविद्यालय बना हुआ था उस समय की बात है, ये उनको ही गुरुकुल कहने लगी बात हुआ। दोस्तों, बताया जाता है कि वो इतना बड़ा विश्वविद्यालय था भारत का, उसकी लंबाई 10 किलोमीटर तक थी, उसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर तक थी, और वो 3 मंजिला विश्वविद्यालय था, जिसको अलग अलग राजाओं ने एक मंजिल बनाया, दूसरे राजा ने दूसरी मंजिल बनाई, तीसरे राजा ने तीसरी मंजिल बनाई। इस तरह से लोग उसमें विकास करते गए। तो कुछ घृणा करने वाले लोगों को ये बात हजम नहीं हुई भारत में कि छोटे से छोटा बच्चा भी, मतलब छोटे से छोटे लोग भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी पढ़ाई लिखाई करके यानी कि सर्वश्रेष्ठ बन रहा है, महान बन रहा है, ज्ञानी बन रहा है। कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। इसको हजम नहीं हुई, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इस भारत को किसी षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को नीचा बना करके, कुछ लोगों को जातियों के आधार पर बांट करके अपनी गुलामी करने के लिए ये माहौल तैयार किया गया है। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो इसी में एक नहीं बल्कि मैं 2-2 उदाहरण देता हूँ। इनकी ही रामायण में है, 2 उदाहरण हैं। रावण इतना बलशाली था, उसको कोई नहीं मार सकता था, कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन उसी का भाई विभीषण जब राम जी के साथ चला गया तो उसने रावण के सारे भेद बताए और उस लड़ाई में उनका सहयोग किया। उसके बाद जाके राम को हराया। और दूसरा उदाहरण भी वहीं पर है। बाली भी इतना बलशाली था, उसको मारना भी नामुमकिन था। उसके लिए भी सुग्रीव का सहारा लिया गया। तो सेम दैट यहाँ पर भी वही बात आती है, कोई विदेश से आकर के इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, इतना बलशाली देश में आग ला के चला गया कैसे? जो व्यक्ति पूरे भारत से इतना घूम करके चारों तरफ से आकर के आग ला के चला गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके पीछे कुछ तो दाल में काला है। कुछ लोग तो उसके साथ मिले हुए थे। अगर उसके साथ नहीं मिले होते तो वो आग ला के चला भी गया, 1 दिन में गया, 2 दिन में गया, 10 दिन में गया, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक जलता रहा। फिर तब किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये बात नहीं आई कि एक घूंट पानी भी डाल दो, एक बाल्टी पानी भी डाल दो, क्यों उसको बुझाया नहीं गया, क्यों उसको जलता हुआ 6-6 महीने तक छोड़ा रहा। तो अगर बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर चला, तो अमरावती कौन गया जलाने, मध्य प्रदेश कौन गया जलाने? इतनी जगहों पर 70 से ज्यादा विद्यालय थे, कहाँ गायब हो गए अचानक से, कहाँ चले गए? उस समय हमारे अखंड भारत की जनसंख्या 15 करोड़ बताई गई। फिर क्या 15 करोड़ लोग सो रहे थे उस समय जब ये जला के चला गया? तो दोस्तों, इतिहास को दबाने की पूरी कोशिश की गई है, पूरी छुपाने की कोशिश की गई है। आज तक इतिहास में कहीं पर भी यह बात नहीं बताई गई है। रामायण महाभारत इतनी काल्पनिक जो ग्रंथों को लिखा गया है, हर एक चीज को, उसमें हर एक चीज बताई गई है, लेकिन हमारे ही भारत का इतिहास को दबाया गया है। आज तक किसी को पता ही नहीं इस बारे में। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। सच्चाई जानने के लिए इसका पूरा प्रयास जरूर करूंगा और आप सभी लोगों के सामने आकर बताऊंगा। दोस्तों, सपोर्ट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।